मंच से मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि हमारे देश की परंपरा रही है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत जो है वो ईश्वर के नाम से की जाती है, मैं मुख्य अतिथि महोदय जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे विद्या की देवी माँ सरस्वती के समक्ष द्वीप प्रज्वलित कर बंधन करें। ज्योति गुप्ता जी से आग्रह करती हूँ कि वे मुख्य अतिथि का द्वीप प्रज्वलन में सहयोग करें तथा हम सभी विश्वविद्यालय की प्रगति की कामना के लिए माँ की स्तुति करें। या कुंदेन्दु दुषार हवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभुति ही भी देवै सदा वंदिता, सा मां पातुं सरस्वती भगवती निःशेष जायापदा। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चले। बालक को पुराणों में सभी बालक व बालिकाओं के लिए पुत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। वस्तुतः पृथ्वी को हम माँ इसलिए कहते हैं कि जीव का 5 भौतिक तत्वों वाला शरीर धरती पर ही निर्भर करता है। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश। पृथ्वी तत्व हमारे जीव को ऊर्जा प्रदान करने में पौधों का विशेष महत्व है। हमारे ऋषि मुनियों ने पौधों के औषधीय गुणों की पहचान कर हमें इनके कृषि कर्म में सम्मिलित करने के लिए प्रेरित किया है। आज भी औषधीय पौधों की खेती प्रासंगिक है। स्पर्धा के इस युग में गुणवत्ता के साथ खेती करने वालों को उचित मूल्य मिले और सरकार इसकी विपणन की क्या क्या व्यवस्थाएं कर रही है, इस संदर्भ में ही हम इस कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। इस विषय पर हमारे रिसोर्स पर्सन्स विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे कि हम कैसे इन पौधों को हम अपने घर आंगन में उगा सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, कैसे इनका मूल्यवर्धन व विपणन कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी सेहत के साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बना सकते हैं। आज समूचा जीव केमिकल चक्र में फंसता जा रहा है। इस दृष्टि से यह कार्यशाला एक मार्गदर्शक का कार्य करेगी। मैं एक बार पुनः आज के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं रिसोर्स पर्सन्स के साथ साथ गांव-गांव से पधारी स्वयं सेवी समूह की मातृशक्ति का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। भले ही ये संकल्प छोटा है, परंतु इसका दूरगामी परिणाम निश्चय ही होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता। मंडी के गांव से खास करके जो स्वयं सहायता समूहों से महिलाएं यहाँ आई हुई हैं, सबसे पहले उनको सम्मानित, उनके सम्मान में 2 शब्द कहते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हम हैं नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड की और हमें सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन कहा जाता है। हमारी जिम्मेवारी ये है कि आप कोई भी किसान, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो, किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत हो, वो सीधे हमें अप्रोच करें और हमारे यहाँ से कोशिश की जाती है कि हम सारी इंफॉर्मेशन और उसका लिंकेजेस, नेटवर्किंग हम करके उनकी मदद करें। उनको रिसर्च के लिए संसाधन चाहिए, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को प्रोजेक्ट्स चाहिए, वो हमारे माध्यम से प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। फार्मर्स की सब्सिडी के कुछ इश्यूज हैं, उनकी मदद हो सकती है। इंडस्ट्रीज के कुछ इशू हैं। तो ये सारी चीज़ों का ताना बाना जो है वो हम लोग यहाँ से सरकार के साथ, मंत्रालय के साथ मिलके बुनते हैं। तो अब बात ये आ गई कि आज कार्यशाला में हम क्या चर्चा करेंगे, क्यों हम इकट्ठे हुए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसानों की आय दुगनी करनी है। तो किसानों की आय दुगनी अगर हो सकती है तो सिर्फ और सिर्फ आप समझ लीजिए कि
राइस और व्हीट कल्टीवेशन ये करके नहीं हो सकती। तो ये जितनी जड़ी बूटियां हैं, आप किसी भी जड़ी बूटी को उठा लीजिए, अगर आप उसका इकोनॉमिक्स निकालते हैं, उसका सोचते हैं कि कितनी इनपुट लगेगी, क्या निकलता है, तो लगभग हर जड़ी बूटी में जो हमारा जो पारंपरिक खेती हम करते हैं उससे लगभग दुगना लाभ होता है। तो क्योंकि हमारे क्या है कि कुछ फसलें जो है वो 3 महीने की हैं, कुछ फसलें 6 महीने की हैं, कुछ फसलें जो है वो 18 महीने की हैं, कुछ 24 की हैं। तो ये सारे का सारा ज्ञान हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, ताकि हम किसान की, खास करके महिलाओं की आजीविका सुनिश्चित करा सकें, उनकी आजीविका को दुगना कर सकें। अब इसके लिए मैं कुछ बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने मंत्रालय के स्तर पे कुछ अनुबंध किए हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी संभावना अब निकल के आई है। आपको पता होगा कि बड़ी सारी योजनाएं सरकार की चल रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी सारी योजनाएं अलग अलग विभागों के साथ मिलकर अपने कार्यालय से भी चलाई हैं। तो सबसे बड़ा जो चीज है, इसको हमने मनरेगा के साथ जोड़ा है, जिसका लाभ हमें अपने स्वयं सहायता समूहों को, हर पंचायत के लोगों को उठाना चाहिए। उसके साथ भी जो हमारा, चाहे वो अर्बन लाइवलीहुड मिशन है या हमारा रूरल नेशनल इसका रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM जिसको बोलते हैं, उसमें कन्वर्जेंस क्या हुआ है, उसका समन्वय कैसे जोड़ा गया है कि भारत सरकार ने समझौता कर लिया और ग्रामीण विकास विभाग को कुछ पैसा दे दिया। शुरुआती दौर में करीब 400 करोड़ रुपए दिया गया है कि जड़ी बूटियों की खेती जो है वो मनरेगा में शामिल होगी, जिसके पायलट ऊना और कांगड़ा में सफलतापूर्वक हो गए। लोगों ने तुलसी, अश्वगंधा, सर्पगंधा, मोरिंगा इनकी खेती की है, जिसके लिए मनरेगा में ही उनको प्लांटिंग मटेरियल दिया गया है, नर्सरियां उगाई गई हैं और उसके बाद में उन्होंने खेती की है और उसके बाद लोगों ने अपने स्तर पे खेती शुरू कर दी है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि बेचेंगे कहाँ, मार्केट क्या कैसे करेंगे और उगा के हम क्या कर सकते हैं। और कुछ चीजें हम जंगलों से निकाल रहे हैं, जिसके हमारी कुछ बर्तनदारी के अधिकार हो सकते हैं जंगलों के अंदर, हम उनको उन अधिकारों के तहत वन विभाग की अनुमति लेकर के उनको निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारी तरफ से NRLM में मिलकर के हम लगभग 15 लाख रुपए का एक अनुदान देते हैं एक छोटा प्रोसेसिंग यूनिट चलाने के लिए, जिसमें कि महिलाएं जो हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं या कोई भी युवक, कोई भी किसान, कोई भी एग्रीकल्चर वाले लोग, कुछ भी है, वो अपना छोटे स्तर पे इनके प्राइमरी प्रोसेसिंग जो है, अब आंवला है तो पाउडर बना लें, इस तरह से जो प्राइमरी प्रोसेसिंग है वो कर सकते हैं। उसके लिए अनुदान दिया जाता है। यहाँ जो आज आपको बुलाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि हम थोड़ा सा जानकारी ले लें, थोड़ा हमें पता चल जाए कि हम क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद में अगले स्टेप में हम ये प्रोसेसिंग यूनिट को स्थापित करने के लिए इसमें हम एक तरह से फैसिलिटेटर का रोल, सुगमकर्ता का रोल हम विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के, विभाग के साथ मिलकर के और दूसरी संस्थाओं को इकट्ठा करके हम इसमें दे सकते हैं। मार्केटिंग के लिए हमारा एक, अगर आप एंड्रॉयड यूज करते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप हमारी एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ई-चरक। आप अगर उसको डाउनलोड करते हैं तो आपके मोबाइल में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में लगातार इंफॉर्मेशन आएगी कि देश की 26 बड़ी मंडियां जो हैं उनके रेट्स हम बताते रहते हैं। आप तुलसी आज नीमच में किस रेट से बिका, अश्वगंधा किस रेट से बिका, इस तरह की जानकारी उसके अंदर आती है। और इसके अंदर लगभग 104 पौधों के एग्रो टेक्निक्स, कैसे उगाना है उनको, बीज कहाँ से मिलेगा, पौधे कहाँ से मिलेंगे, इस तरह की जानकारी भी उसी के अंदर मिलेगी। और जैसे अब टाइम है कि लोग ट्रेसेबिलिटी की बात करने लगे हैं कि ये पौधा कहाँ उगा था। आप सुबह बीसी साहब भी कह रहे थे कि पतंजलि के घी को अगर उसका कोड स्कैन कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जेन्युइन है, कहाँ से है। जड़ी बूटी के मामले में भी हम 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, एक इसरो के साथ। एक तो अगर मान लीजिए आपने हमारे से अनुदान ले लिया हमारे बोर्ड से, तो आपके खेत की डिटेल हम अपनी सैटेलाइट के ऊपर ई-भुवन एप्लीकेशन माध्यम से डालते हैं, तो आपको आपके बगैर पते ही लोग आपके बारे में जान रहे हैं कि आप वहां पे आपने क्या लगा रखा है। दूसरा ये दूसरी जो इसका जो दूसरी सुविधा है, आप ई-चरक को यूज करके कर सकते हैं। तीसरा, ट्रेसेबिलिटी के लिए हमारे पास एपेडा के साथ एक एग्रीमेंट है। आप एपेडा से वहां पर लगभग 32 ऐसे कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनका उपयोग करके आप सर्टिफिकेशन करा सकते हैं। हम अभी तक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं कराते हैं क्योंकि उसका प्रोसेस लंबा है, लेकिन अभी तक हम 2 प्रोटोकॉल्स में स्वयं सहायता समूह को या इंडिविजुअल किसान को मदद करते हैं कि उसके प्रोड्यूस का सर्टिफिकेशन हो जाए। उस स्कीम का नाम हमारा वॉलंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम है। ये स्कीम क्या है, इसमें कैसे रजिस्टर्ड करते हैं, क्या क्या चीजें जरूरी हैं, ये भी आपको उस एप्लीकेशन से मिल जाती है।
वहां से PDF की फाइल आप उतार करके आप पूरा देख सकते हो कि ये हमारी वॉलंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम क्या है। इसमें किसान का कोई पैसा नहीं लगता है, किसान के लिए सर्टिफिकेशन मुफ्त की जाती है, विभाग अपनी तरफ से सारा खर्चा उठाता है। उसके लिए भारत सरकार ने, हमारे मंत्रालय ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को जिम्मेवारी दे रखी है। आप क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखेंगे, आप हमें लिखिए, उसके बाद आपके खेत की सर्टिफिकेशन हो जाएगी दो बातों के लिए। अगर आप कुछ जंगल से निकाल रहे हैं तो आपको प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे, जिन्हें हम GFCP बोलते हैं, गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस, कि आपने जो पौधा जंगल से निकाला है वो आपने उसकी कहीं सस्टेनेबिलिटी को खराब तो नहीं किया, समय से पहले तो नहीं निकाला, आपने उसका नेचुरली बीज उगने दिया कि नहीं दिया, वो सर्टिफिकेशन जो है वो GFCP की है। दूसरी की, जब आपने खेती की है तो आपने खेती के सारे नियम पालन किए हैं जो कि वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए जाते हैं या जो आपको भी जिसका ज्ञान है। तो इस तरह से ये चल रहा है सारा प्रोसेस। बहुत सारा काम सरकार के स्तर पे हो रहा है। और इसके सिवाय अगर आपको कोई और जानकारी, कोई और पौधा आप चाहते हो जिसे यहाँ उगाया जाना चाहिए, जैसे कुछ पौधों पे 10 पौधों पे हमने काम शुरू किया है जो यहाँ से बाहर हो रहे हैं, हमारे यहाँ कोल्ड डेजर्ट में हो सकते हैं, हमारे पहाड़ों में हो सकते हैं, उनके लिए भी मैं चाहूँगा कि अगर विश्वविद्यालय का आपका बॉटनी डिपार्टमेंट अगर उसमें कुछ काम करना चाहे तो आप हमारे R&D के प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। और कोई संस्था, कोई NGO अगर प्रचार प्रसार का काम करना चाहे, स्कूल हर्बल गार्डन्स लगाना चाहे, तो भी हमारे वो nmpv.nic.in हमारा वेबसाइट है, nmpv.nic.in। आप वहाँ पे स्कीम्स में जाकर के सेक्टर स्कीम्स में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि कोई ऐसी जानकारी नहीं मिले या कमी लगे तो आप कभी भी हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरी हार्दिक इच्छा होगी कि डॉक्टर ज्योति के नेतृत्व में हम विभाग की तरफ से कुछ इनोवेटिव एफर्ट्स यहाँ करें, क्योंकि सुबह भी चर्चा हो रही थी कि लगभग 78 पौधे हैं हिमाचल से जो RTE की लिस्ट में आ चुके हैं। उन पौधों के संरक्षण या उस पे अनुसंधान, उनमें से एक आध दो पौधे पे अगर काम करना चाहते हो आप, यानी हिमाचल से जो ट्रेड में प्लांट्स हैं उनमें से 56 पौधे जो हैं वो इसमें संकट में हैं। हाँ, तो ये सब चीजें हैं जो आपको अभी बताई जाएंगी। और दूसरा एक चीज मैं लास्ट में कहूंगा कि राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त एक हमारे साथी हैं, इनोवेटर हैं, धर्मवीर जी, जिन्होंने लगभग 20 साल पहले जड़ी बूटियों की खेती शुरू की, एलोवेरा लगाई और बेचने के लिए उनको बहुत संकट हुआ। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन दिल्ली में रिक्शा चलाते थे, वहाँ की ज़िंदगी से वापस आए और अभी उनकी स्थिति है कि 15 दिन वो जब मुगल गार्डन खुलता है तो माननीय राष्ट्रपति जी के साथ रहते हैं, वहाँ काम करते हैं। और साथ में अगर आपने पैडमैन मूवी देखी होगी तो उसमें उन्होंने अक्षय कुमार के साथ काम किया है, तो वो भी हमारे बीच पहुंचने वाले हैं 1-1.5 घंटे के अंदर। तो वो आपको, उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो एक मशीन लगभग 80 तरह के प्रोडक्ट्स बना सकती है। आप उसमें जैम भी बना सकते हैं, जूस भी निकाल सकते हैं, तेल भी निकाल सकते हैं, साबुन भी बना सकते हैं, यानी बहुत तरह के काम आप उस मशीन से कर सकते हैं, जो कि रॉ मटेरियल जंगलों से लेकर के दवाइयां बनाते हैं आयुष की, खास करके आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी और स्वरिक्पा की। तो लगभग इसमें क्या है कि 75% दवाइयां जो हैं, जो रॉ मटेरियल है इन दवाइयों के लिए, वो जंगलों से सोर्स होता है। आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट आने के बाद में, स्टेट नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनने के बाद में, जंगलों से जो एक्सट्रैक्शन है वो आने वाले समय में बंद हो जाएगी, कभी ना कभी वो बंद होगी। तो इसलिए सरकार ने ये सोचा कि ये इतने सारे कारखाने जो जंगलों से निकाल रही हैं चीजें, हमें जड़ी बूटियों को खेती में लाना चाहिए, इनकी कल्टीवेशन करनी चाहिए। तो बोर्ड का जो गठन है वो मंत्रालय बनने से बहुत पहले हो गया था। 2020 नवंबर 2000 को बोर्ड का गठन हुआ और ये तब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत चलता था। इसका थ्रस्ट एरिया क्या था कि जितने भी देश के रिसर्च के R&D इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मदद करना, R&D करने के लिए। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो जिनकी डिमांड है, लगभग 150 ऐसे पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, रॉ मटेरियल है, जिनकी डिमांड 6 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा थी कोविड से पहले। और उनके लिए, उनको उगाने के लिए एग्रोटेक्निक्स की चिंता, मतलब पता ही नहीं था कैसे उगाने हैं उनको। तो ऐसे ट्रायल्स, रिसर्च करते कराते ये बोर्ड ने 140 पौधों की एक लिस्ट बनाई, जिसके लिए ये सोचा गया कि हमें इनकी खेती के लिए लोगों को सब्सिडी देनी चाहिए। तो वो 140 पौधे जो हैं उसमें से हिमाचल प्रदेश में लगभग 8 पौधों के लिए पिछले 4-5 सालों से
किसानों को उगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, तकनीकी सहायता दी जा रही है और मार्केटिंग में भी मदद की जाती है। अब बोर्ड जो 2017 में बोर्ड ने ये सोचा कि दिल्ली से 10-20 लोग जो थे वो बोर्ड को चलाते थे। एक फैसला हुआ कैबिनेट के अंदर कि बोर्ड को फैलाने के लिए इसके रीजनल सेंटर बनाए जाएं। तो 2017 में ये रीजनल सेंटर बना और हमें आपको बताते हुए गर्व है कि आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश ने ये जिम्मेवारी ली कि हम इस बोर्ड का जो रीजनल सेंटर है उसको जोगिंद्रनगर में होस्ट कराएंगे और ये नॉर्दर्न रीजन 1 बना और इसके पास 7 राज्य आ गए, यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। जैसे कि चंद्र जी ने काफी कुछ प्लान्स के बारे में बता दिया और इनका जो गवर्नमेंट है क्या क्या कर रहा है। मैं इनकी कड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, थोड़ा ब्रीफ बताऊंगा, बिकॉज मैं इसका एक्सपर्ट तो नहीं हूँ फील्ड का, बॉटनी का। आई मैंने केमिस्ट्री में कई स्टूडेंट्स केमिकल क्या क्या हम यहाँ प्लांट से निकाल सकते हैं, उनका यूज़ कहाँ कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें हम काम कर सकते हैं और एप्लीकेशन पार्ट पे भी काम किया जा सकता है। जैसे कि चंद्र जी ने कहा कि जैसे आयुर्वेदा और सिद्धा में इसका उल्लेख है, हमारी जो संस्कृति जो प्लांट हर्बल प्लांट्स का मेडिसिन में यूज करने का है। जैसे आप सबको पता है कि हमारी जो संस्कृति है बहुत पुरानी संस्कृति है। कई लोगों ने हमारी संस्कृति को डिस्ट्रॉय करने के लिए कई कोशिश की, मुगल आए, अंग्रेज आए, लेकिन वो हमारी संस्कृति का कुछ हद तक तो नुकसान कर पाए, लेकिन पूरी तरह से उसको खत्म नहीं कर पाए। इसका मूल कारण था कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे बुजुर्गों ने जो भी इस संस्कृति को संगठित करने के लिए जो काम किया था वो एक प्लान बेस में से किया, प्लानिंग के साथ किया था और हम उसे किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं उस दिशा में काम करने की जरूरत है। पीछे आज़ादी के बाद कुछ सरकारें आई, उन्होंने टेस्ट किया कि उन्होंने उसको प्लांट को यूज करके देखा तो 2-3 दिन भूख ही लगी उनको। तो उन्होंने क्या किया, उनको लोगों को समझा के क्या किया, उसका इंडस्ट्री ने क्या किया, उसको ले लिया, उनको ले लेके हम उसका कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आज की डेट में जो फाइजर कंपनी है, यूनिलीवर है, ये इसका हुडिया नाम की एक उसकी दवाई बना रहे हैं जो किसके लिए, वेट लूज करने के लिए। तो दिस इज यूटिलाइजेशन। तो हमने कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, मार्केट तक कैसे पहुंचना है, मार्केट तक कैसे पहुंचे कि आपको नुकसान ना हो, क्योंकि कई लोग बीच में भी कई बार नहीं पता होता लोगों की कैसे बेचें क्या करें। तो जो टीम हमारी डॉक्टर साहब है अरुण चंदन जी, तो ये टीम आपको अवेलेबल है यहाँ पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैंडेट है कि आपकी इनकम को बढ़ाना, तो कैसे बढ़ाएं कि आपको लॉस ना हो, आपको कोई ठगे ना बीच में। जैसे कि बास्टी भी है, बास्टी में भी केमिकल्स वगैरह होते हैं जो कि हम, जैसे खांसी वगैरह होती है, बास्टी यूज करते हैं, आप लोकल भाषा में बास्टी बोलते हैं मंडी में हम, तो उसमें काफी केमिकल, तो जो केमिकल्स हैं और जैसे खांसी वगैरह होती है तो खांसी में काफी हेल्पफुल होते हैं, कंस्टिट्यूएंट होता है उसमें। तो इसी के साथ मैं समअप करना चाहूंगा कि एक तो अवेयरनेस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, और हाँ मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट बना सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, उतना स्कोप मुझे लगता है किसी और स्टेट में नहीं है। तो इस दिशा में काफी और काम करने की जरूरत है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने एक और चीज कही कि डिमांड की बात, ऐसे हमने कोरोना काल हुआ, कोरोना के बाद हमें रियली में इसकी जरूरत ज्यादा महसूस हुई। जब हमारी दूसरी मेडिसिन फेल होगी तो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे हमने घरों में यूज की तो उसने ही हमें बचाया। और नहीं तो इस देश में इतनी पॉपुलेशन 150 करोड़ लोग हैं इसमें, तो अगर ये हमारे आयुर्वेदा नहीं होता तो आज मुझे लगता है कि हम में से कई यहाँ नहीं होते। तो हमारी संस्कृति इतनी सक्षम है कि हम इसको इससे जिंदा रह सकते हैं। उसको आगे बढ़ाने के लिए हम किस दिशा में काम करते हैं, आप सब के ऊपर डिपेंड करता है कैसे हम काम करेंगे। जैसे कि चंद्र जी ने कहा कि केवल 78% लोग ऐसे हैं जो कि डिपेंडेंट हैं इस मेडिसिन पर जो उसको फॉरेस्ट एरिया से और जंगल के एरिया से कलेक्ट करते हैं। केवल 22 और 23% लोग ऐसे जो कल्टीवेट करते हैं ओनली। तो अगर जंगलों पे कब तक डिपेंडेंट होंगे हम, क्योंकि कुछ स्पीसीज ऐसे हैं कुछ टाइम बाद वो नष्ट हो जाएंगे अगर हम उनको ध्यान नहीं देंगे। तो आज की डेट में इन स्पीसीज को कल्टीवेट करने की आवश्यकता है कि हम उसकी खेती बाड़ी करें। और खेती बाड़ी से मैं एक देख रहा था, कुछ डाटा था मेरे पास कि 2019 तक लगभग 4 मिलियन जो इनकम है हर्बल प्लांट से हम लोग कमा रहे हैं। और गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 2025 तक जो इनकम होगी वो 5 टाइम ज्यादा इनकम करनी है हर्बल प्लांट से।
तो इस डायरेक्शन में सरकार भी काफी अच्छा काम कर रही है। और तो जो 22% लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो 22% हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता, बिकॉज इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट बहुत है। तो हमें इसकी तरफ जाना ही पड़ेगा। एक तो हमारी इनकम बढ़ाएगा, दूसरा हमें बीमारियों से मुक्त करवाएगा। तो इसमें मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ आपको। एक भरत भूषण जी हैं, इसमें डोडा जिला जम्मू के रहने वाले हैं। पहले वो इसकी खेती करते थे, मक्की और गेहूं की खेती करते थे। उनके पास 3-4 एकड़ जमीन थी। तो 3-4 एकड़ में मक्की से एक साल में वो कितना 20-25 हजार कमा लेते थे। तो इनको किसी ने आइडिया थी कि आप ऐसा करो कि एक प्लांट इसमें लेवेंडर की खेती करो, इसमें फ्लावर्स की। तो उसमें पहले 1 एकड़ में शुरू की उसने। तो 1 एकड़ में उसने भारत भूषण ने एक साल में 3 से 3.5 लाख कमाया उसमें। तो फिर उसने क्या किया, वो 2 एकड़ बढ़ा दिया। तो आज की डेट में जो भारत भूषण है वो कम से कम 20-25 लाख रुपए जो है पर ईयर हर्बल इसकी खेती से कर रहा है। तो हमें इसकी तरफ जाना पड़ेगा और इससे आपकी फायदा भी, इनकम भी है, और हमारा जो डिमांड है देश की, जिसकी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होगी। मुख्य अतिथि उप कुलपति डॉक्टर CL चंदन जी है जब हम बीमार हो जाते हैं। लेकिन अगर इन जड़ी बूटियों का और इन मसालों का प्रयोग हम निरंतर करते रहें तो ऐसी संभावनाएं हैं कि आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। जैसे पतंजलि ने इसमें बहुत बड़ा कदम उठाया है और पतंजलि के जो प्रेरणा स्रोत बाबा रामदेव जी हैं, वो कहते हैं कि शरीर को निरोग रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। कि अगर आप, जैसे वो कहते हैं कि गिलोय का आप नित्य प्रति अगर प्रयोग करते रहें तो आपको कभी पूरे जीवन भर कभी बुखार नहीं आएगा। तो ये जो जड़ी बूटियां हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे शरीर को निरोगी भी रखेंगी और स्वास्थ्य वर्धन भी करती हैं। तो आज की वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य था कि आप लोगों को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से मुझे जानकारी नहीं है कि क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आए हैं या उनके एक प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, तो किस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ये जानकारी जो हम इस वर्कशॉप में देना चाहते हैं वो देंगे। तो मेनली जो लोग मार्केटिंग करते हैं, लोगों से कनेक्टेड है, ये इनके साथ 15-20-30 लेडीज कनेक्टेड है जो भी यहाँ बैठी हैं। अच्छा। और सेरी मंच पे जो भी शॉप लगती है, मेनली जो फर्स्ट रो की 2 रोज की महिलाएं हैं, ये डायरेक्ट मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं और इनका उनसे कॉन्टेक्ट भी है जो लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि शुरू प्रारंभ करने के लिए ये तो एक अच्छा आपका इनिशिएटिव है, लेकिन हमें सबसे पहले जड़ी बूटियों की खेती पर सबसे अधिक बल देना चाहिए। डॉक्टर चंदन जी ने भी कहा कि इंडस्ट्री से और जो हर्बल प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे बहुत बड़ा एक उनको मांग है इन प्रोडक्ट्स की, लेकिन उसका जो है आपूर्ति नहीं हो रही है। तो ये महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले हम उनकी खेती करने वाले लोगों तक पहुंचे और उन लोगों को सबसे पहले इसको खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्य करें। और जब खेती में इसका काफी उत्पादन हो जाए तो उसके बाद फिर हम इसमें वैल्यू एडिशन और इसमें मार्केटिंग, ब्रांडिंग का कार्य भी करें, क्योंकि ब्रांडिंग और मार्केटिंग जो ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव, उसमें धन का अधिक उपयोग होता है। तो जब ये संस्थाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या जो एकल स्तर पर ही जो जैविक खेती करना चाहते हैं या जड़ी बूटियों की खेती करना चाहते हैं, वो जब अपनी उनकी सफिशिएंट प्रोडक्शन हो जाए उसके बाद जो है वो मार्केटिंग पे अधिक बल देने की आवश्यकता है। और इस क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में इतनी संभावनाएं पैदा हुई हैं, जैसे दूरदर्शन पे, टेलीविजन पे बाबा रामदेव जी का मैं एक साक्षात्कार सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि जब वो आंवला जूस के लिए एक प्लांट लगा रहे थे, उन्होंने सबसे अच्छा काम क्या किया है कि हर्बल मेडिसिन को बनाने के लिए उन्होंने बड़ी सोफिस्टिकेटेड जो है वो मशीनरी और टेक्नोलॉजी यूज की, विच इज द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी।
तो उन्होंने बताया कि जब वो आंवला जूस के लिए प्लांट लगा रहे थे तो उन्होंने ऐसा सोचा कि उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए 2 लाख टन। तो उनके जितने सलाहकार थे उन सब ने कहा कि इतनी आंवला जूस का कभी भी मांग मार्केट में नहीं होगी, और वर्तमान में ऐसी स्थिति है, उन्होंने बताया कि हमें हमेशा आंवला जूस की शॉर्टेज है हमारे पास। आप इसमें सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि आंवला जिसको लोग पेड़ों से तोड़ते नहीं थे, आंवले लगते थे, लोगों के पास पेड़ थे, लेकिन वो पेड़ पे ही सड़ जाते थे। आज इतने लोग उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में आंवला की खेती कर रहे हैं, और इसी तरह से तुलसी के लिए भी बहुत डिमांड आई है। इस तरह से एलोवेरा जो एक वाइल्ड कैक्टस समझा जाता था, कुछ ही लोगों को इसकी जानकारी थी कि इसको औषधि बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। आज घर घर में ना सिर्फ स्वास्थ्यवर्धन और उपचार के लिए एलोवेरा का प्रयोग हो रहा है, बल्कि इसके लिए जो ब्यूटी क्रीम्स और जो एलोवेरा का प्रयोग जो है वो फेस क्रीम और अन्य औषधियों के लिए भी किया जा रहा है। तो जो क्योंकि तारा जी ने जैसे बताया कि अधिकतर लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वो मार्केटिंग से संबंधित हैं, तो मेरा अनुरोध कार्यशाला में जितने भी लोग जो एक्सपर्ट्स यहाँ आए हैं, जो सभी इनको प्रशिक्षित करेंगे, उनसे अनुरोध ये रहेगा कि मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा इनको फोकस किया जाए, क्योंकि ये लोग जो हैं वो उसकी कल्टीवेशन से संबंधित नहीं है। तो कल्टीवेशन में क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कार्य कर रहे हैं, ये भी एक प्रश्न है। मुझे नहीं मालूम कि कल्टीवेशन में कोई इस तरह की सोसाइटीज बनी हैं जो एक ग्रुप बना के कल्टीवेशन कर रही हैं। तो अगर ऐसा ग्रुप बना के कल्टीवेशन की जाए वो भी एक अच्छा आइडिया है। क्लस्टर्स हैं इस तरह के, तो बहुत अच्छा कार्य है वो। अगर क्लस्टर बना के उसको खेती की जाए तो उससे इस क्षेत्र में बहुत बढ़ावा मिलेगा, और इसमें बहुत बड़ी डिमांड आने वाली है। ऐसे एस्टिमेट्स हैं कि अभी जो है हर्बल प्रोडक्ट्स की टोटल जो हमारी साइज ऑफ द मार्केट है वो $8 बिलियन के करीब है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 60,000 करोड़ के करीब है। और 2030 तक ऐसे अनुमान लगाए गए हैं कि 2,25,000 करोड़ यानी कि $30 बिलियन तक इसकी मार्केट का साइज बढ़ने वाला है। जबकि भारत में अभी एलोपैथिक जो दवाइयां बिकती हैं, अंग्रेजी दवाइयां जो बिकती हैं, उनका साइज तो है 2,99,000 करोड़ रुपए की मार्केट है, तो बहुत बड़ी मार्केट है। तो अब जैसे जैसे ये हर्बल मेडिसिन की मार्केट का साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे जो अंग्रेजी दवाइयों की मार्केट का साइज भी कम होने वाला है। उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है? एक तो लोग बीमार कम हो रहे हैं, और इन प्रोडक्ट्स का उपचार के लिए भी प्रयोग हो रहा है। तो इस विषय में मार्केटिंग के संबंध में कुछ बातें मैं कह सकता हूं, क्योंकि मार्केटिंग से मेरा संबंध भी रहा है। तो इनिशियल स्टेज में अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स से आरंभ कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर चंदन ने भी कहा, जैसे चटनी, मुरब्बा, आंवला कैंडी या और भी इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, इनसे आरंभ कर सकते हैं। सर ये प्रोडक्ट्स का हमारा ग्रुप भी बना रहे हैं सर ना। हाँ जी, ये ग्रुप बनाते हैं सर हमारा ना, मंडी में बनाते अच्छा। हैं प्रोडक्ट की लिस्ट तय की है। अच्छा जी। कौन कौन हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी इसमें सभी आइटम्स में देख रहा हूँ। सर 13 साल से कर रहे हैं इस पे काम। अच्छा, तो आपको क्या क्या इसमें समस्याएं आ रही हैं? सर ब्रांडिंग की समस्या है सर। बाकी मार्केटिंग के लिए सर स्किल्स शेरी मंच में भी लगा लेते हैं और ऐसे एग्जीबिशंस वगैरह में जाते रहते हैं। तो पर सर ब्रांड की वजह से थोड़ा सा अभी आप अनऑर्गेनाइज्ड ढंग से ही काम कर रहे हैं जी, इसमें। जी, सर। हाँ, तो जी, थोड़ा जी, जी। इसको ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है। सवेरे मैं इंटरनेट पे देख रहा था तो मुझे ये पता लगा कि यहाँ मंडी के नजदीक ही एक एक्सेल हर्ब के नाम से कोई संस्था है जो बहुत सी फेस क्रीम या दांत के दर्द की दवाई या कुछ इस तरह की एलोवेरा प्रोडक्ट्स या जड़ी बूटियां उनके
रस निकाल के ब्रांडिंग करके वो मार्केटिंग कर रही हैं। तो डॉक्टर अरुण चंदन जी से अनुरोध रहेगा कि किस तरह से इनकी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की जा सकती है और उनकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट जो उसमें रोल होता है पैकेजिंग का होता है। सर ये मेन इशू है यहाँ पे। हाँ। इनकी ना ब्रांडिंग है ना। सर डीसी सर से हुई थी बात हमारी इस बारे में ना, तो डीसी सर से सर बात हुई, फिर उन्होंने हमारे को डीआर ऑफिस में भेजा था, तो वहाँ पे सर सारी बातचीत हो गई थी, तो क्या करना है कैसे करना है। तो सर उसका फायदा, जैसे हम अर्बन में हैं तो हमें सर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। रूरल के लिए उन्होंने वो पैकेजिंग का प्रावधान दे दिया था। तो मतलब हम आपने सर ठीक कहा, बातचीत करके क्योंकि भी सर पैसे के ऐसा है कि अर्बन में अभी आपके लिए थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा है, जी सर। क्योंकि पिछले कुछ समय से जब से पतंजलि ने अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में लाए हैं, तो एक जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया था वो बाकी कंपनियों के लिए भी खुल गया है और बहुत सी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भी अब हर्बल जो मार्केट में एंटर कर रही हैं, जैसे डाबर या हिंदुस्तान लीवर, इन सब ने हर्बल टूथपेस्ट बनाने शुरू कर दिए हैं या अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग इस तरह से कर रहे हैं उसमें किस तरह से आयुर्वेदा का नाम आए या हर्ब का नाम आए, क्योंकि उसके लिए लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी पिछले कुछ समय में बढ़ी है। तो अर्बन एरियाज में लोग अधिकतर जो है वो ब्रांडेड, क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, वो अधिक पैसा खर्च सकते हैं, तो ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। तो लेकिन रूरल एरियाज में भारत में एक बहुत बड़ा बाजार है जिसमें आप अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स की एक मार्केट है, तो उस रूरल एरिया को आप थोड़ा सा उसके ऊपर आप केंद्रित अपना ध्यान कर सकते हैं। तो इस संबंध में समय लगता है इस सारे कार्य में, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो भी जो उनकी लर्निंग होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक तो ट्रेनिंग का पार्ट है जो आपको यहाँ ज्ञान दिया जाएगा, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपकी सेल्फ लर्निंग है, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो आप खुद कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करके जो आपको पता लगेगा कि किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, किस तरह से उसकी मार्केटिंग की जा सकती है। उसके लिए हिमाचल सरकार भी, जैसे डॉक्टर चंदन ने बताया कि एक स्टार्टअप्स के लिए मुख्यमंत्री की योजना भी है, और जो हर्बल गार्डन्स भी वो फैसिलिटेशन का कार्य और मार्केटिंग का कार्य में भी आपको मदद पहुंचा सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा डॉक्टर तारा सेन ठाकुर को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि शुरू में इन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा एक प्रपोजल है, तो मैं उनके साथ कर रही हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप इसका फाइनेंशियल एस्टिमेट्स बनाइए और इसका बजट बना के उनको भेजिए। और बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर अरुण चंदन जी का, जिन्होंने एकदम उनका ये जो प्रस्ताव स्वीकार किया और इसके लिए फॉर्मेलिटीज़ और जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो सब की, और खुद आगे बढ़कर यहाँ स्वयं उपस्थित रह के और अपनी टीम को साथ लाके आपको इस कार्यशाला में ट्रेनिंग देंगे। और मुझे लगता है कि ये छोटा सा इनिशिएटिव जो आज हुआ है ये दूर तक जाएगा और लंबे समय तक, हो सकता है कल को यहाँ हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में हम एक इंक्यूबेशन सेंटर भी इस संबंध में स्थापित करें। तो इसके साथ में हर्बल गार्डन्स जोगिंद्रनगर का डॉक्टर ज्योति गुप्ता, जो कि बॉटनी विभाग के अध्यक्ष हैं, तथा आप सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं का इस कार्यशाला में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चंदन जी, सर ने ये कुछ एक बातें बताई जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मुझे जितना समझ में आया, जो एलोपैथी सर ने कहा कि घर घर पहुंची हुई है, घर घर पहुंचने का एक सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगा वो ये है कि उसका जो प्रचार प्रसार था वो इतना ज्यादा था कि लोग उससे बहुत प्रभावित हुए। गांव गांव में टीवी रेडियो सब पहुंच गए हैं, तो उनके विज्ञापन इतने ज्यादा लुभावने होते हैं कि एक छोटा सा बच्चा भी वो देख करके बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाता है उस चीज को। तो जबकि आयुर्वेदिक का जो मेडिसिन है आजकल तो फिर भी हो रहा है, बट इनका जो प्रचार प्रसार है वो कंपैरेटिवली एलोपैथिक से कम रहा है। तो ये एक समस्या हो सकती है। लेकिन ये जो हमारी अभी महामारी पेंडेमिक जो फैली है
थी कहूंगी मैं, अब तो वो जा रही है, कोरोना काल में उस वक्त लोगों को ये बहुत ज्यादा ये इस बात का एहसास हुआ कि किस तरीके से आयुर्वेदा जो है वो आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाता है। में जाते हैं नहीं सीधा दसो ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਰ ਕਦੀ 20-25,000 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਸਰ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਓ। सिखाना पड़ेगा। आप ऐसा करिए ना, आप प्रोडक्ट वाइज सेल का रिकॉर्ड रखना शुरू करें। ठीक है सर। कौन सी प्रोडक्ट जो है ज्यादा सेल जनरेट करती है और जो टॉप 5 है या टॉप 10 है उन्हीं पे फोकस करें। ओके सर। बाकी रखो लेकिन उनको फोकस, उनको ब्रांडिंग उनकी करना शुरू करो और कोई एक प्रोडक्ट निकालो। अब जैसे वो एक्सेल हर्बल है, वो डेंटल पेंट के लिए फोकस कर रहे हैं जी जी कि दांत के दर्द का इलाज। वो एक उन्होंने कोई उसका लौंग का तेल का कुछ एक्सट्रैक्ट निकाला होगा जी, जी। और ये कम मिलता है मार्केट में। लौंग का तेल आप जाओ ना, मिलता नहीं। कोई ऐसा डाबर या कोई कंपनी मुझे लगता बना नहीं, कोई ज़्यादा किसी शेल्फ पे मैंने देखा नहीं। तो ये प्रोडक्ट उन्होंने एक्सेल वालों ने, यहाँ है नागचला में है कोई, आपने कभी विजिट किया है? गाँव में आते हैं वो मार्केटिंग के लिए आते हैं वो। एक्सेल हर्ब के नाम से आप अभी इंटरनेट पे देखो, यहाँ नागचला में एक बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है। बट दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग हियर, हरियाणा में बनाते हैं। अच्छा, हरियाणा बनाते हैं। कोई मार्केटिंग वाले हैं, राम शर्मा समथिंग। हाँ, मार्केटिंग वाले भी हाँ मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो ब्रांडिंग किया उन्होंने। मैं ये बता रहा हूँ कि उन्होंने अपने एक उसके लिए फेस जेल के लिए और ये डेंटल पेंट के लिए, दांत के दर्द का, इस तरह से 2-4 प्रोडक्ट जो आप सिंबॉलिक बनाते हैं ना, जिसको आप अपना फ्लैगशिप बोलते हैं, फ्लैगशिप प्रोडक्ट होता है। जैसे रामदेव ने दंत कांति को या एलोवेरा जूस को फ्लैगशिप बना लिया। तो सबसे पहले दंत कांति की बात, तो क्योंकि ये सबसे बड़ी मार्केट है ना। कोई आज व्यक्ति नहीं है जो टूथपेस्ट नहीं करता है। और दंतकांति ने इतना प्रभाव डाला मार्केट पे कि वेद शक्ति बनाना पड़ा उनको, हिंदुस्तान यूनिलीवर वालों को, कि उसको लाना पड़ा। तो आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए, शॉर्ट लिस्ट कीजिए, तब ब्रांडिंग कीजिए। सबकी ब्रांडिंग में तो बड़ा खर्चा है, इट्स वेरी कॉस्टली प्रोसेस। नहीं वो मैं समझती हूँ सर, तभी तो सर नहीं, और बड़ा अच्छा आपको सुझाव दिया है कि जो एसपी जैन इंस्टीट्यूट से जो बच्चे आएंगे वो आपके बड़े अच्छे सोल्यूशन देंगे। हम भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हमारे यहाँ भी है, तो हम मार्केटिंग के बच्चों को बोलेंगे कि वो आपकी ब्रांडिंग करें। सिर्फ आपको सुझाव ना दे, समाधान दे। सुझाव बहुत है, इंटरनेट पे डालोगे आपको 50 सुझाव मिलेंगे। समाधान मतलब उसको करके दिखाएं, क्योंकि आपकी करने की क्षमताएं सीमित है। सुझाव आपको, ये आइडियाज आपको भी हैं, ये सब बातें आप जानते हैं जो हम बता रहे हैं क्योंकि आप तो रोज यही काम करते हो। लेकिन आपको कोई जो हैंड होल्डिंग के लिए चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपके लिए करे उसको आगे। तो उसके लिए ये हम स्टूडेंट्स को कुछ, जैसे एसपी जैन के भी आएंगे, डॉक्टर साहब ने कहा है, हम अपने विद्यार्थियों को बोलेंगे कि आपके साथ मिलके वो कुछ काम करें, उनको। हाँ जी, हाँ स्टार्टअप रजिस्टर कराएं। उसमें हिमाचल का या मंडी का कोई विशेष प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है सर। जिससे हिमाचल का नाम, हिमालय का नाम, सेपू बड़ी आपके पास है। इसमें एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है सर, जो आपकी कचौरी है यहाँ की, एक अभी नई कैटेगरी FSSAI के अंदर आई है जिसको आयुष आहार बोलते हैं। आप एक लाइसेंस ले सकते हो ऐसे खाने का, क्योंकि जैसे सर ने कहा ना, कोविड के बाद डिमांड बहुत बढ़ गई है। तो अभी विदेशों में खास करके हमारा जो खान पान है, लोकल फूड है, उसके प्रोडक्ट्स की बड़ी डिमांड बढ़ गई। जैसे हमने एक जगह एक्सपेरिमेंट कराया था कि हमने खिचड़ी, 4-5 तरह की खिचड़ी बनवाई, और खिचड़ी में हमने थोड़ा टेक्नोलॉजी लगाई बीच में, रिटॉर टेक्नोलॉजी। जैसे आप देख रहे हैं आजकल हल्दीराम भी रेडी टू ईट दे रहा है, तो हमने उसको रेडी टू ईट किया और कनाडा में भेजी हमने। वहाँ के ओल्ड एज होम में, अस्पतालों में इसकी खूब डिमांड हुई। ऐसे ही आप सोच सकते हो, आपकी जो कचौरी है मंडी की कचौरी की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के बारे में सोच के आप उसका एक प्रोडक्ट वाली है जी, इनकी मदद कर सकते हैं हम लोग। ऐसे साइंटिफिक और सारे संस्थान हैं IIT के सिवाय भी, जो फूड वाले जो डिपार्टमेंट है वो मदद कर सकते हैं आपकी। तो आप ऐसा सोचिए। जैसे मैं बताता हूँ, मैं सिर्फ 2010 में यूरोप गया, ब्रिसल से मुझे यूरोप में घूमना था, तो मैं जाती बार ना ये पत्तले ले गया साथ में। तो पत्तल के ना मैं वो मशीन से ढूंढने और वो प्लेटें बनवा के ले गया, एक डब्बा भर के साथ। आइडिया था इसकी मार्केट एक्सप्लोर करने का। तो आपको पता होगा यूरोप में एक मीग्रो नाम का एक स्टोर है, वो सुई से लेके जहाज तक बेचते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो पूरी की पूरी।
तो मैंने जाके जनेवा में मैंने इच्छा व्यक्त की कि मेरे को इसके चेयरमैन और उससे मिलना है। तो जब मैंने वो सैंपल रखे उनके सामने इसके डूने और पत्तलों के, तो उन्होंने उसी समय उठाया और अपनी रिसर्च वालों को दे दिया कि देखो इसके अंदर क्या है। मैंने उनको इतना बोला था कि ये जो पत्ते में खाना खाने से शायद पेट के कीड़े मर जाते हैं, आयुर्वेद में ऐसा लिखा है। अब यही उनके लिए यूएसपी हो गया। मैं जब वापस आया तो मुझे उन्होंने कहा कि हमें ये डूने पत्तल नहीं चाहिए आपके, लेकिन क्या आप इसकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करके इसको पूरा स्टेरिलाइजेशन करके इसके ऊपर कोई पतली प्लास्टिक फिल्म लगा के आप मुझे वो कपड़े का वो जैसे थान होता है ना वैसा रोल दे सकते हो। क्योंकि 4 घंटे में उनकी रिसर्च टीम ने बताया कि हमारी सैलेड्स की वो जो सलाद बिकता है यूरोप के अंदर, उसकी पैकिंग के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो आप थोड़ा बड़ा सोचिए जरा, इसमें से बाहर निकल के मंडी का प्रोडक्ट जिसमें आपकी पकड़ हो और आप किसानों से ले सके। जब आप विदेश में जाके बताओगे कि आपके गोवर में बैठी महिला इसकी खेती कर रही है और आप उससे लेके इसको प्रोसेस करके बना रहे हो, तो जो पिछले वाला मामला है ना उसका आपको भी फायदा मिलेगा। और उसका प्रोड्यूस अगर 100 रुपए किलो वहां बिक रहा था गोवर में, आप उसको 200 रुपया दे सकते हो और आप अपना प्रोडक्ट 400 रुपये बेच सकते हो। इस तरह से सोचना होगा। नहीं, इसमें कुछ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इनकी कोई फेडरेशन टाइप बना सकते हैं? वो ऑलरेडी बता रही थी 5000 तो इनके पास ग्रुप है बन रही, इसकी फेडरेशन बन रही है। DRDA के अंडर जो है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंडर इसकी फेडरेशन बन रही है। लेकिन यहाँ दिक्कत होगी, ये फेडरेशन सिर्फ अपनी मांगे उठाने के लिए नहीं, नहीं सर, जैसे प्रोडक्ट शेयर भी कर सकते हैं हम जो बन रहे हैं। काफी हो गया है काम, क्योंकि अर्बन एरिया में है थोड़े इसलिए पिछड़ गए। सर अर्बन एरिया नहीं है ना, अर्बन रूरल लाइफ मिशन है, हो गया है सर। ठीक है कि हम राष्ट्रीय आजीविका मिशन शुरू हो गया। चले हैं, सर को पता है, तो हम इनसे सर पिछड़ ही नहीं सकते। इतना प्यार दिया इन लोगों ने, इतना कोऑपरेट किया है सर, हमें लगता है कि इनके साथ ही भी चलना है, तो चल भी रहे हैं। और सर कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर है, वो भी बुलाते हैं, उनके साथ भी सर काफी जगह गई हूँ मैं एग्जीबिशन वगैरह लगाने ना, लुधियाना वगैरह भी जैसे गए हैं। तो सर जो कोदरा हम यहाँ तब 40 रुपए बेचते थे, वहाँ 150 रुपए बेच के आए थे, तो सो लोगों ने वो भी लिया। नहीं, आपके लिए पहले जोरदार तालियां जी, आप और इसको जारी रखिए। थैंक यू सर। बिल्कुल आप इंस्पिरेशन रहेंगी हमारी यंगर जनरेशन्स के लिए भी। थैंक यू सो मच। और तो नहीं है किसी के थोड़े बहुत अगर क्वेश्चन है तो? हाँ जी मैम। प्रश्न तो नहीं, लेकिन लिस्ट है, लिस्ट बोलनी है कुछ प्रोडक्ट्स। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ आज की कार्यशाला में जितने भी हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, पदाधिकारी है, वह हमारे तारा मैडम जी है, इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। इनके लिए जोरदार से तालियां मारें। हमें लगाया और हम दूर दराज गाँव क्षेत्र से हैं, यहाँ से 5-6 किलोमीटर, और कुछ गांव ऐसे हमारे जो 10 किलोमीटर से भी महिला आई है, 20 किलोमीटर से भी महिला है, जहाँ की यहाँ हर्बल खेती के बारे में, दूसरा औषधीय प्लांटों के बारे में बताया। तो जैसे कि पहले तो हमें इन चीज़ों का कोई पता नहीं था, जैसे एलोवेरा जिसको हम पशुओं को ही खिलाते थे, ग्रोए वगैरह, वे कोई चीज़ नहीं, पशु दूध देते ज़्यादा। जब हमें पता चला, जैसे तारा ठाकुर जी हमारे पास गए, इन्होंने हमें बताया कि इसको जो है उसके बढ़िया पाउडर बनाया जाता है। तो अभी इसी हफ्ते हमने पाउडर बनाया महिलाओं ने, और उसको शहरी मंच पे हमने बेच दिया, तो 80 रुपए तक पैकेट चला गया हमारा। तो हमें खुशी हुई कि हम इससे इनकम कर सकते हैं। आपको प्रॉब्लम ये आ रही है, एक तो हमारी पैकिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि सर जी यहाँ से सर जी गए हुए थे हमारे पास कि पैकिंग अच्छी करो, क्योंकि हमें पैकिंग के बारे में नहीं बताया। हम पूरा दिन की जो थैलियाँ होती है उनको लेती और खुद घर में पैकिंग करती। और मार्केट की भी है, दूर दराज हमारी मार्केट नहीं होती है। शहरी मंच में तो हमारी जितने भी लोग हैं, क्योंकि हम अच्छा माल लाते हैं गाँव से, अब खुद खेती करते हैं। चीफ वॉलंटियर है, ये चीफ वॉलंटियर किसान क्लब के मैं भी हूँ। तो हमें पहले तो अपने आप खेती करते हैं, हमें पूरा पता है कि धान है, मक्की है, ये गेहूँ है, और उसको बीज करके बढ़िया पर मार्केट की आ रही है। आजकल ये जो दिखता है वो बिकता है। और मेरे पास भी 155 समूह है सर, और एज महिला मंडल की भी हूँ। 155 समूह के मेंबर कितने हैं? 10 और 25 तक है, मतलब 1500 महिलाओं के साथ काम करते हैं। हाँ, वो सब खेती कर रही है इनकी? नहीं, वो तो सब करती है ना जी, पर जो मैंने खुद बनाया, कोई बढ़िया बनाती है सर, कोई बढ़िया से बड़ी सारे काम। और ये कोदरे का आटा वगैरह खुद बीज करके अब हम खुद तैयार कर रहे हैं।
पहले होता था, अब हमने बीज खुद तैयार किया और आजकल बीज भी ले रहे हैं लोग हमसे। हाँ, हमारे से मांग करते हैं कि हमें बीज दो। हाँ जी, और ये सेपू बड़ी है, माँ बड़ी है, तो हम खुद बना के खुद महिला काम कर, हम यहाँ बैठे तो महिला बना रही है और उसको वो शुक्रवार और शनिवार को हम शेरी मंच पे बेचते हैं। पर जो बड़ी मार्केट है बाहर को हम पता नहीं है, अब थारा ठाकुर जी बता रहे हैं कि ऑनलाइन तो हम ज्यादा से ज्यादा सर उनका शुरू करो, उनको चाहिए प्रॉपर लेबलिंग और कंटेंट चाहिए और इवन लाइसेंसिंग भी ले वही तब सर्टिफिकेशन का तो हमने बना दिया है, जिसे मंच पे आए हो तो लाइसेंस तो बना दिया हमने, पर सिर्फ मार्केट। हाँ जी, हाँ जी। कोई अपना फ्लैगशिप ब्रांड बनाना है जो आपका झंडा उठा के आगे चलेगा, वो कोई हर्बल प्रोडक्ट होना चाहिए। फूड प्रोडक्ट्स में कोई ब्रांड क्रिएट करना वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का काम है, आपको मुश्किल हो जाएगा। तो आप हर्बल प्रोडक्ट का चाहे एलोवेरा फोकस कीजिए, आंवला पे, आंवला कैंडी पे, या इस तरह के किसी प्रोडक्ट पे, उसमें आप थोड़ा ये फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनियां जो है बहुत महंगा बेच रही हैं। चाहे वो पतंजलि है, या पतंजलि का क्वालिटी हालांकि अच्छी है लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा है। इस तरह से डाबर या बाकी लोग भी अब इसमें आ गए हैं, आंवला जूस में, एलोवेरा प्रोडक्ट्स में। तो इस तरह के प्रोडक्ट कोई ब्रांडिंग करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर आप बड़ियों पे और इन पे करोगे तो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा मार्केट गेन नहीं करते हैं। जैसे कड़ी पत्ता किया ना जिन्होंने, मैं कड़ी पत्ता का आपको रेट बताता हूँ जिस रेट पे हम आपका एग्रीमेंट करा सकते हैं। हाँ जी सर। आप देखेंगे एक हेल्थ बोटेनिकल्स करके कंपनी है स्विट्जरलैंड की, जिसका हैदराबाद में ऑफिस है। उसका जो सीईओ है वो जेंटलमैन गुमारनी से हैं, मिस्टर गौरव सोनी। अब हमारी कोई लगभग 1 महीने से बात चल रही है उनसे। वो कहता है कि आप मुझे कड़ी पत्ते का हफ्ते का 1 ट्रक दे दो। मेरी इच्छा है कि मैं हिमाचल के प्रोडक्ट को बेचूं। उनके कुछ स्टैंडर्ड हैं सुखाने के, सुखा के पैकिंग वो सिखा जाएंगे आके यहाँ पर, और वो 50 रुपए किलो तक लेने के लिए तैयार है अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। कच्चा सूखा गीला तो खराब हो जाएगा। अब ये सुखाने की जो बात है, सुखाने के लिए जो इसके लिए सोलर ड्रायर्स की जरूरत पड़ेगी, वो हम ब्लॉक से बात करके, डीआरडीए से बात करके मदद कर सकते हैं। जो उसको सुखाने के तरीके हैं, कैसा रंग चाहिए, ये सब बता देंगे, आपका एग्रीमेंट करा देंगे उसके साथ। सर ये हो सकता है। मैं कहाँ डरता हूँ, सबसे पहले मैं बताऊँ, मेरा पिछले 5-6 सालों से मैं इसी में लगा हूँ। मैं डरता कहाँ पे हूँ कि जब किसान की और कंपनी की लड़ाई होगी आपस में, तो उसको कौन सुलझाएगा। किसान बोलेगा मेरे प्रोडक्ट में मॉइस्चर नहीं है, वो बोलेगा नहीं इसमें तो 8% मॉइस्चर है, मैंने तो 6% बोला था। हमारा किसान हिमाचल का मानता नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात, कोई भी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप कड़ी पत्ता इकट्ठा करने को तैयार होंगे ही नहीं। कुनी करना स्यापा, नहीं करना कुनी स्यापा है, सारे एक लाना। मैं बताता हूँ कारण क्या है। हमने क्या किया, लोग ना, हमने आंवले के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया। जोगिंदरनगर में हम ऐसे ही काम करते रहे, आंवले के लिए किया हमने। लोग जैसे सर ने बोला कि आंवले की, देखो हमारे जो जड़ी बूटियां हिमाचल प्रदेश की है, मैं करीब करीब आपको 300 ऐसी जड़ी बूटियों की लिस्ट दे सकता हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनकी उपयोगिता नील है, जंगल में सड़ जाती हैं। आंवला, जंगली आंवला हम इकट्ठा नहीं करते, लेकिन उसके जो तत्व हैं इस समय, इसमें सबसे ज्यादा है आंवले में। अभी हमने एक स्टडी कराई है पिछले 4-5 साल के ट्रेंड की। हमारा आंवला जो है नॉर्थ इंडिया में सबसे अच्छा है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा कि आंवला आप इकट्ठा करो गीला, ये नहीं ਹੁੰਦਾ से आपका पूरी चढ़ना। नहीं सर, जब रेट मिलेगा तो इकट्ठा करेंगे। हाँ, अब ये रेट का सवाल है कि रेट कितना रेट चाहिए। हमने क्या किया, आंवले के लिए भी और इसके लिए आपका कड़ी पत्ता है, हमने दिहाड़ी पे लोग लगा दिए। सुबह से लेके शाम तक हमने देखा कि एक आदमी अगर 400 रुपए भी दिहाड़ी दे दो उसको, तो 400 रुपए में 1 क्विंटल कड़ी पत्ता इकट्ठा कर लेता है। वो सूख के उसका जो है 10% रहता है, तो रेट हमें लगा कि ये ठीक है, मतलब 50 रुपए रेट 12 खाता है, अच्छे से हमें मतलब कमा सकते हैं हम इसमें अच्छा। लेकिन कौन आदमी सवेरे 10 बजे से 9 बजे से लेके शाम तक कड़ी पत्ता इकट्ठा करेगा,
नहीं खत्म करेंगे। ही हो जाएंगे सर वो। पत्ते खत्म नहीं होंगे, पत्ते हमने ऐसे खींचने हैं, पौधे को उसको पकड़ना थोड़ी है, कटना है। सिमिलरली आंवले के लिए मैं बताता हूँ, आंवले का हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, लोगों को उनको सिखाया कि देखो, उनके सामने किया, दिहाड़ी हमने दी कि देखो आंवला मशीन जो धर्मवीर आ रहा है आपको बताएगा, बर्फी सब कुछ बनवा के लड्डू बनाएगा यहाँ सारे आपके सामने। वो बना के हमने बर्फी जोगिंदरनगर में शुरू की, एक स्वयं सहायता समूह ने 400 किलो बर्फी बनाई, हमारे साथ बैठ के रेसिपी स्टैंडर्डाइज की। रेड क्रॉस का मेला आया वहाँ पर, और सुबह 10 बजे उन्होंने स्टॉल लगाया और 1 बजे को वो अपना बोरी बिस्तरा बेच के सारा, और बेची भी उन्होंने 300 या 400 रुपए किलो है, सारी बेच के वो निकल गए। लेकिन उसके बाद वे ग्रुप वाले लोग इकट्ठे नहीं होते वो, क्योंकि हमारे सिर्फ मुझे ऐसा लगता है जो एक बहुत शोध का विषय है। और इसमें चाय, चाट मसाला, रायते वाला नमक, मसाले वाला नमक, सलाद वाला नमक, संचर नमक, सिंधु नमक जो कि व्रत में यूज किया जाता है, जल जीरा पाउडर, सिंधु पानी के लिए नमक मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अजवाइन पाउडर, काली मिर्च पाउडर, अनारदाना पाउडर, मेथी पाउडर, लौंग पाउडर, दालचीनी पाउडर, सौंफ, राई, सूंड, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, मंगा, जावित्री, मिर्ची, देगी मिर्च, इन सब के भी पाउडर हैं। देन कुटी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च, हाँ, लोकल, ओके, चिली पाउडर है ना, हल्दी पाउडर, अमचूर, जीरा, रिफाइंड साबुत जीरा, रिफाइंड साफ करके देते हैं आप, ठीक है, लोकल धनिया, ये भी साफ किया हुआ साबुत, अजवाइन साबुत, सौंफ, राई, कलौंजी, काली मिर्च, सरसों, ये सारे साफ किए हुए, सरसों पाउडर, फिर मेथी का भी साबुत भी है, अनारदाना पाउडर, हल्दी साबुत, लौंग साबुत, छोटी इलायची साबुत, मोटी इलायची, दालचीनी, ये सारे सभी जो है साबुत मसाले हैं, खड़े मसाले जिनको बोलते हैं। देन डोसा का रेडीमेड मटेरियल है, भल्ले जो बनते हैं उनका भी है, बेसन, मक्की का आटा, जौ, सोयाबीन, बाजरा, ज्वार, काले चने। तौर पे जो मसाले आते हैं वो प्रोसेसिंग की स्टेज में 1-2 साल लग जाते हैं, आप तक पहुंचते हुए साल लग जाएगा। पहले वो खरीदेंगे, प्रोसेस करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, शेल्फ पे पड़ा रहेगा। जी। तो हमारा जो है ये अभी 10 दिन पुराना है, हम हर वीक नहीं पीसते हैं और तब लाते हैं। सब दिनों की तो बात ही नहीं करते, अब जैसे सेरी में ही जाना होता है सर, तो सब लेडीज हंसती हैं मेरे ऊपर, तो सर हम 3 बजे पहुंचते हैं, क्योंकि 8-9 बजे की मार्केट लगती है, तो हम उनको समझाते हैं कि हम अभी फ्रेश बना के लाए हैं इनको। तो सर जितनी मार्केट ही सुबह से 3 बजे तक करते हैं, मैं 3 से 7 में उतनी पूरी मार्केट कवर अप कर लेती हूँ। तो आप जीवन ज्योति फ्रेश मसाले के नाम ठीक है। शिवरात्रि में ज्यादा करो आप, मैं एक बात कहना चाहूँगा नहीं कि आप लोग जैसे बात कर रहे हैं इस चीज़ पे, ये जो मसाले वाली बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि हर साल शिवरात्रि में एक उत्तराखंड के लोग आते हैं यहाँ पर, वो ना सर छोटे शैशे बनाते हैं, उन्होंने पहाड़ी लून पे काम कर रहे हैं, वो उसमें भांग का लून, ये लौंग के साथ लून, बहुत सारी चीज़ें हैं सर उन्होंने प्लान की है। तो उन्होंने छोटे शैशे बनाए हैं सर, जो छोटे शैशे बनाए हैं, और वो हर बारी उन शैशेज को बेचते हैं। तो बहुत सारे लोग शिवरात्रि में आते हैं, तब उनको पता लगता है कि ये चीज़ डिफरेंट है। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि जैसे इस टाइप का जो काउंटर आपका लगता है, वो शेरी मंच में तो आपके सिलेक्टेड लोग आते हैं, मानते हैं ना, आप उन छोटे शैशेज को ये करें। आप 20 प्रोडक्ट मंडी में बना रहे हैं, आप कांगड़ा में देखिए कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप धर्मशाला में देखिए कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं, अपर शिमला में कितने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो सारे आप एक ग्रुप बनाएं अपना, और एक काउंटर हर सब डिवीजन लेवल पे रखें, डीसी ऑफिस के पास एक काउंटर बनाएं, वहाँ से आपकी मार्केटिंग का चैनल बनेगा। जब आपके बड़े इतना स्केल इनके पास नहीं सर, इसमें जरूरी है, इसमें सुझाव ये तो, अगर आप एक बड़े साइज की ऑर्गेनाइजेशन है तभी आप सब काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर। आपको क्या करना चाहिए अभी, जैसे डॉक्टर चंदन ने भी कहा कि आप थोड़ा अपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को रिड्यूस करें, थोड़ा फोकस नहीं आ पाए। आप इनमें से आप ये देखो कि आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन सा बिकता है, कौन सा है जो है नंबर 1, 2, 3 आइटम, वो 80-20 रूल इस पर भी लगेगा, जो मैं बोलता हूँ ना कि 20% ऑफ द प्रोडक्ट्स ब्रिंग 80% ऑफ द रेवेन्यू।
वो कौन से 20% प्रोडक्ट्स हैं जो 80% रेवेन्यू उन्हीं पे, उन प्रोडक्ट्स पे थे, है ना। आपको कुछ है अंदाजा कौन से प्रोडक्ट हैं जो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हैं? सर मैंने तो ऑलमोस्ट ये देखा कि जहाँ जहाँ मैं गई सर सारे प्रोडक्ट्स जैसे लुधियाना दिल्ली वगैरह भी लग जाए तो सर मैं फिर भी उसमें से चॉइस करूंगी कि मुझे 20 अब आगे से थोड़ा सा ना रिकॉर्ड करना शुरू करो। आप कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा उन्हीं पे फोकस अभी कितने कमा रहे करते शैशे बनाते हैं, वो सिर्फ प्लास्टिक के पाउच बनाते हैं, वो 10 रुपीज़ का पाउच देते हैं, वो इजीली बिक भी जाता है और लोग पसंद भी करते हैं उस चीज़ को। तो उस टाइप की जो है वो प्लानिंग करनी पड़ेगी, वो आपके लेवल पे ही प्लानिंग होगी, पर उसमें आपको निरंतर जो है वो हम लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, प्रशासन के साथ संपर्क करना पड़ेगा, जहाँ पर मेले होते हैं उनकी लिस्ट आपको लेनी पड़ेगी, तो तब आप मार्केटिंग कर पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि एक छोटे से मंच के ऊपर बैठ के आप पूरी दुनिया को अपना मसाला बेचेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। और जहाँ तक शेरी मंच की बात है, शेरी मंच में जो आपकी प्रेजेंटेशन है अपने मटेरियल की, वो प्रॉपर आप ठीक करें, उसमें आपकी बहुत सारे लोग मदद करेंगे, जो लोग आपको मार्केटिंग के लिए डब्बे हैं और चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, पर बशर्ते आपको जो है अपनी थैंक यू डॉक्टर सुकृति। सबको मेरा नमस्कार। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर CL चंदन, जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के उपकुलपति हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया और अब हमारा मार्गदर्शन किया एवं संपूर्ण सहयोग हमें दिया। तो मेरा सर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद और आभार प्रकट है। इसके बाद मैं डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर दीपक पठानिया जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग दिया और बहुमूल्य समय दिया एवं अपना वक्तव्य यहाँ पे प्रस्तुत किया। आज CFC के निर्देशक श्री अरुण चंदन जी को भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का चयन किया इस कार्यशाला को करने के लिए, और ये जो महिलाएं आई हैं, इन एक एक महिलाओं के साथ 10 या 15 या 25-50 और महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो आज की चर्चा से निकल के जो भी आएगा तो मुझे लगता है कि वो बातें दूर दूर तक, गांव-गांव तक जाएंगी। तो जैसे कि इस चर्चा से भी हमें पता चला कि अलग अलग तरह की लेडीज़ हैं, कुछ अर्बन एरिया से हैं, कुछ रूरल एरिया से हैं, तो इनके प्रोडक्ट्स भी अलग अलग हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि हम एक उस सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे कि क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, और जैसे कि चंदन सर ने बोला है अभी कि इनकी डॉक्यूमेंटेशन करें, इनके क्या प्रोडक्ट्स हैं और क्या इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये सब मैं करके एक रिपोर्ट सबमिट करूंगी ताकि ये देखें RCFC की क्या इनका सहयोग कर सकते हैं और कैसे हम कुछ प्रोडक्टिव सोसाइटी के लिए दे सकते हैं, और कैसे हम इस क्षेत्र को, मंडी को एक देश और दुनिया में इसका नाम रोशन कर सकते हैं। और मेरा खुद का भी ये प्रयास रहेगा कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लेवल और ब्रांड कर सकें और लिस्ट अप कर सकें कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। इसके अलावा मैं बॉटनी डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर ज्योति गुप्ता का बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि मैडम ने अपना पूरा सहयोग दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सबको एकजुट किया, डिपार्टमेंट के सारे स्टाफ को, और अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके अलावा फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जो भी नए अपॉइंट हुए हैं और दूसरे स्टाफ मेंबर्स, मोनिका मैम, और हिस्ट्री डिपार्टमेंट के दीपक सर, इन सबको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। एक नाम मैं भूल गई हूँ, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर संजय नारंग जी, उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यशाला के लिए दिया। यहाँ पर आए हुए रिसोर्स पर्सन, नोडल ऑफिसर रवि सर और कौंडल सर एवं शीतल सर एवं डिफरेंट स्वयं सहायता समूह से जो आए हैं सदस्य, सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और सबको मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आपने इस कार्यशाला में भाग लिया। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो भी आपके बीच में जो भी जानकारी साझा की गई या फिर अभी जो रिसोर्स पर्सन हमारे हरियाणा से आ रहे हैं, जो भी चीज़ें वो आपको बताएंगे, तो आप वो नॉलेज अपने तक ना रख के दूसरी जो महिलाएं हैं जो इस कार्यशाला में भाग ना ले पाई हों उन तक पहुँचाएँ। तो इन सभी शब्दों के साथ मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। कोई रह गया होगा तो मैं क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद।